हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 12 जुलाई से मैं आपकी सीटेट की थ्योरी वाइज क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं सारी थ्योरी भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो भी कराऊंगा। तो आज से ही हम शुरू करते हैं। आज पहली क्लास जो होने वाली है वो सीडीपी की होने वाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका पहला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल। ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस में जो पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो पहला टॉपिक है क्या है भी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो यही टॉपिक मैं कराने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाईलिंगुअल में कराने वाला हूँ। और आज इसकी सीटेट की पहली क्लास है, जिसमें मैं पूरी थ्योरी कवर करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक वाइज मैं पूरी थ्योरी कराऊंगा। जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक की एक अलग अलग क्लास लूँगा और हर क्लास में एक एक टॉपिक पूरा थ्योरी वाइज कराऊंगा और साथ में एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो आज हम पहले जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, उसकी थ्योरी करते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि सीटेट का आज का पहली क्लास होने वाली है, जिसका पहला ही टॉपिक मैंने लिया है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध क्या होगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये विकास है, तो विकास की अवधारणा देख लेते हैं और फिर इसका अधिगम से क्या संबंध है ये भी हम देख लेंगे। तो देख लेते हैं विद थ्योरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। विकास क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से, जन्म से पूर्व जो गर्भावस्था होती है तब से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। तो मैं बता दूं, आपने एक सुनी होगी वृद्धि। वृद्धि एक अलग चीज़ है और विकास एक अलग चीज़ है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे वृद्धि नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल क्योंकि पहला टॉपिक विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध है, तो विकास को ही पढ़ा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिएगा, जो विकास हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो नहीं दिखता है, जो दिखता है वो होती है वृद्धि, और जो नहीं दिखता है वो होता है विकास। तो विकास के अंतर्गत हमारा जो संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितने प्रकार के विकास हैं वो सारे विकास हमारे विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से, जब हम गर्भधारण होता है जन्म से पूर्व से ही अर्थात प्रारंभ हो जाता है, और ये कब तक चलता है भाई, मृत्यु तक चलता है, और ये जीवन पर्यंत चलता है, ये हम कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको विकास समझ में आ गया होगा। विकास एक क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और जो कि गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, परंतु क्या है, परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते। जैसे शारीरिक विकास, एक्चुअली क्या है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि भी विकास के अंतर्गत आ जाती है। जैसे शारीरिक विकास है, ये वैसे तो वृद्धि के अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसको विकास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो शारीरिक विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत नहीं चल सकता है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है, ये वयस्क अवस्था में जाकर रुक जाता है या पूरा हो जाता है, ये कह सकते हो। या तो ये कह लो कि रुक जाता है, या फिर ये कह लो कि ये विकास जो होता है, शारीरिक विकास, ये पूरा हो जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहें तो इस टाइप से देख लेते हैं, बट ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डू नॉट लास्ट until death, as physical development stops or completes at the onset of adulthood। जो वयस्क अवस्था होती है वहाँ पर रुक जाता है। नेक्स्ट, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। जो हमारी आयु स्तर हैं उन पे कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे बहुत तेज़ी से विकास होता है। जैसे शिशु अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, उसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है, लेकिन जो उसके बाद बाल अवस्था जो आती है, चाइल्डहुड, उसमें थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर जब आती है किशोर अवस्था तो उसमें फिर तेज़ी से होने लगता है विकास। फिर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे, फिर ऐसे धीरे धीरे होता चला जाता है। इस टाइप का ये विकास होता है। नेक्स्ट जो कह रहा है, मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। और जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं देख लेते हैं। मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। सबसे पहले तो गर्भावस्था, प्रीनेटल जिसे कहते हैं, वो क्या होती है भाई, 9 मंथ और 10 दिन होती है। कितने, 9 माह और 10 दिन, या हम दिनों में इसे लिख सकते हैं 280 दिन। 280 दिन भी हम इसे लिख सकते हैं।
क्योंकि हमें पता है 9 3 27, 27 और प्लस 10 280 दिन। तो 280 जो होता है 280 दिन वो गर्भावस्था का समय होता है। तो ये भी विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर उसके बाद जो आता है वो शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और जो हमारी बाल अवस्था होती है जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। और जो किशोर अवस्था है जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं, वो 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। या हम इसे कह सकते हैं बाल अवस्था को 2 से 11, कहीं कहीं 2 से 11 लिखा होता है, और किशोर अवस्था 11 से 18 कहीं कहीं लिखी होती है। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं। और वयस्क अवस्था जो होती है एडल्टहुड, वो होता है 18 से 60 वर्षों तक। और जो वृद्ध अवस्था होती है वो 60 वर्ष से मृत्यु तक जो होती है वो वृद्ध अवस्था कहलाती है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। गर्भावस्था क्या होती है, शैशवावस्था क्या होती है, बाल अवस्था में कैसा होता है विकास, और किशोर अवस्था में कैसा होता है विकास। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, जो CDP हमारी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, उसमें केवल किशोर अवस्था तक का विकास दिया गया है। तो हम किशोर अवस्था तक का ही विकास देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पहले ये देख लीजिएगा, परंतु बाल विकास जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया, परंतु बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान केवल किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन किया गया है। इसमें क्या, केवल किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया गया। तो हम यही देखेंगे। और जैसा कि अभी मैं आपको विकास पढ़ा रहा था, तो विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वृद्धि जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे शारीरिक विकास जो हो रहा है वो हमारा वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। जो शारीरिक विकास है वो वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो वृद्धि होती है वो हमारी मात्रात्मक होती है। कैसी होती है भाई, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है वृद्धि हमारी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा विकास होता है, विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। क्या होता है भाई, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है हमारा विकास। और विकास क्या होता है भाई, विकास जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे भाई ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। क्या होगा भाई, डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब हम एक एक अवस्था इसकी देख लेते हैं। उससे पहले कि हम अवस्था देखें, क्योंकि आपका इसमें पूछा गया है अधिगम से क्या संबंध है, विकास का जो संबंध है वो अधिगम से क्या है। तो हम अधिगम को एक बार जान लेते हैं कि अधिगम एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जैसे हम किसी से कोई चीज़ सीख लेते हैं, जैसे हम कोई काम किसी टाइप से करते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, हमारे मम्मी पापा हैं, वो हमें बता दें कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो हम उसको सीख लें, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लें। तो उसको उस टाइप से जो हम सीखेंगे, जो हमारे मम्मी पापा हमें सिखाएंगे, बताएंगे, उसको हम सीख लेंगे, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। जो सीखना होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, है ना। तो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप जब कोई चीज़ हम बार बार करते रहते हैं तो हम सीख जाते हैं ना करना, तो वही हमारा अधिगम होता है। जैसे हमें पढ़ना नहीं आता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें पढ़ना नहीं आता है, धीरे धीरे वो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अक्षर मिला मिला के का, ला, मा, कलम इस टाइप से पढ़ने लगते हैं। तो जब हम सीख जाते हैं पढ़ना तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम को अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो क्या होगा भाई, उसकी परिभाषा अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। क्या होता है, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस जो होता है वही हमारी लर्निंग होती है, सीखने को ही हम लर्निंग कहते हैं। अब देख लेते हैं हम एक एक अवस्था। सबसे पहले हम देखेंगे गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गर्भावस्था का पीरियड होता है वो क्या होता है भाई, 280 दिन होता है। क्या होता है, 280 दिन, या हम कह लें इसे 9 माह और 10 दिन, 9 माह और 10 दिन भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस अवधि में एक कोशिकीय जीव गर्भ अवस्था के अंदर मानव शिशु में परिवर्तित होता है। आपको पता होगा, जो जब गर्भ धारण करती हैं हमारी माँ, तो वो जो गर्भ धारण करती हैं तो वो एक कोशिकीय होता है, और फिर अंदर जाके वो एक मनुष्य में बदल जाता है, एक मानव शिशु में बदल जाता है। तो ये जो काल होता है वो 280 दिनों का होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा गर्भावस्था क्या होता है, प्रीनेटल पीरियड क्या होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में क्या क्या है भी देख लेते हैं।
शैशव अवस्था में विकास एवं अधिगम, डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन इन्फेंसी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शैशव अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें जो होता है वो मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मतलब जो शैशव अवस्था होती है, इसमें अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो बहुत तेज़ी से सीखता है। एक तो इसमें बहुत तेज़ी से भी सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को, जो शैशव अवस्था है जिसे इन्फेंसी कहते हैं, इन्फेंसी अवस्था को सीखने की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था कहा है। क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या कहा है? इन्फेंसी को सीखने की। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अवस्था है ये नींव की अवस्था भी कहा है इसे। शैशव अवस्था को, इन्फेंसी को नींव की अवस्था कहा। क्या कहा? फाउंडेशनल एज भी कहा। इसे क्या कहा भाई? फाउंडेशनल एज भी कह दिया। जो शैशव अवस्था है उसको क्या कह दिया भाई? फाउंडेशनल एज भी कह दिया मनोवैज्ञानिकों ने। इसके अलावा जो शैशव अवस्था होती है, इसमें बच्चे अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बच्चों के सामने जो बोलते हैं बच्चे वही बोलना सीख जाते हैं। जैसे अगर बच्चे ने कहीं किसी को गाली देते हुए सुन लिया, तो आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी गाली देने लगते हैं। तो मतलब बच्चे देख के सीखते हैं, दूसरों को देख के। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो बच्चे देख के वही अच्छा काम करना सीख जाएंगे। जैसे अगर आप किसी से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा भी सीख जाएगा गुड मॉर्निंग करना। तो मतलब कह सकते हैं जो देखकर सीखते हैं, दूसरों को देखकर जो सीखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? अनुकरण। क्या कहते हैं? इमिटेशन। इमिटेशन जो होता है, अनुकरण। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शैशव अवस्था में बच्चे होते हैं, वो अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो देख लेते हैं उसका, भाषा विकास के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। तो जो शैशव अवस्था है ये भाषा विकास के लिए भी बहुत अच्छी अवस्था है। द बेस्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फेंसी। शैशव अवस्था जो है वो भाषा विकास के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था से, अर्थात जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जो समाजीकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, वो भी इसी स्टेज से शुरू हो जाता है। शैशव अवस्था से ही शुरू हो जाता है समाजीकरण हमारा। ठीक है, जन्म से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी मैंने बताया, बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये नींव की अवस्था है और ये सीखने की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये भी कह दिया कि भाई ये जो अवस्था है शैशव अवस्था, ये शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था में कर देना चाहिए। क्योंकि भाई जो शैशव अवस्था होती है वो क्या होती है? सीखने की सबसे प्रबल अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसीलिए शिक्षा का जो आरंभ है वो शैशव अवस्था से ही कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था है उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। शरीर और मस्तिष्क में होने वाले तीव्र परिवर्तन अनेक संबंधी गतिक, जिसे मोटर कहते हैं, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमता के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है भाई? बहुत ही अधिक तीव्र परिवर्तन होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हो जाते हैं, मोटर परिवर्तन होते हैं, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमता के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में सहायता होती है। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अवस्था जो है हमारी बाल अवस्था। कौन सी भाई? बाल अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में विकास और अधिगम, डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन चाइल्डहुड, ये हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बाल अवस्था होती है वो 2 से 11 वर्ष तक होती है। कब तक होती है भाई? 2 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? बाल अवस्था कहते हैं। कुछ जगह आपको ऐसा मिल जाएगा कि 0 से 6 जो होती है वो शैशव अवस्था मिल जाएगी, और 6 से 12 जो मिल जाएगी वो बाल अवस्था मिल जाएगी। तो उसमें परेशान नहीं होना है। एक्चुअली जो बाल अवस्था है वो भी 3 प्रकार की बटी हुई होती है। एक तो होती है उत्तम, मध्यम, प्रथम बाल अवस्था, मध्यम बाल अवस्था और उत्तम बाल अवस्था, जो बाद की बाल अवस्था होती है। तो तीनों भागों में 2 से 6, 6 से 8, 8 से 11, इस टाइप से 3 भागों में बटी होती है। लेकिन मैं आपको एक में ही करा दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो अवस्था होती है 2 से 11 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं क्या? बाल अवस्था। और इस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो बाल अवस्था जो है, बाल अवस्था में क्या हो जाता है भाई? चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। कब होने लगता है अभी? बाल अवस्था में चिंतन और एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। कहीं कहीं आपको ये बाल अवस्था का पीरियड जो होता है वो 6 से 12 वर्ष लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट, शैशव अवस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, शैशव अवस्था में सीखने की गति बहुत तेज होती है, फिर बाल अवस्था में थोड़ी कम आय हो जाती है, फिर किशोर अवस्था में फिर बढ़ जाती है, वयस्क अवस्था में फिर थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा ही इसमें लिखा है, शैशव अवस्था में सीखने की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है, परंतु बाल अवस्था में अपेक्षाकृत गति थोड़ी धीमी हो जाती है, परंतु सीखने का जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। जो सीखने का क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाल अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो चाइल्डहुड एज होती है, कौन सी होती है? चाइल्डहुड, जिसे बाल अवस्था कहते हैं, उसी को हम गैंग एज कहते हैं। तो बाल अवस्था को हम क्या कहते हैं भाई? गैंग एज भी कहा जाता है बाल अवस्था को। ठीक है। फिर नेक्स्ट अवस्था देख लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो देख लेते हैं। किशोर अवस्था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवस्था है हमारे लिए, सबके लिए। यह अवस्था जो होती है वो 11 से 18 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है? 11 से 18 वर्ष तक होती है किशोर अवस्था। और यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को बहुत ही ज़्यादा कठिन अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। आपको पता होगा, यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। इसमें इंग्लिश की जगह डबल हिंदी हो गई है, कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। और फिर क्योंकि किशोर अवस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा, जो लड़कियों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, ना कि मानसिक। मानसिक भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन शारीरिक विकास जो होता है वो लड़कियों का किशोर अवस्था में लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा, जो सेम उम्र के लड़के और लड़कियां होते हैं, तो लड़कियों की जो शारीरिक विकास होता है वो ज़्यादा हो जाता है किशोर अवस्था में, और लड़के थोड़े पीछे रह जाते हैं इस अवस्था में। तो कह सकते हैं किशोर अवस्था में लड़कियों का जो शारीरिक विकास है लड़कों की अपेक्षा थोड़ा तेज़ी से होता है। इसके अलावा जो किशोर अवस्था होती है, इसको हम तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भी? स्टॉर्म एज भी कहा जाता है किशोर अवस्था को। जो एडोलसेंस हमारी एज होती है, इसको हम तूफान की अवस्था कहते हैं, स्टॉर्म एज भी कहते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्टॉर्म एज भी कहा जाता है, इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो संवेगात्मक विकास जो होता है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने बताया, किशोर अवस्था में क्या होता है भाई? लड़कियों का शारीरिक विकास जो होता है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ऐसे ही जो संवेगात्मक विकास जो होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, आपने देखा होगा, जो लड़कियां होती हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। देखा होगा आपने, जो लड़कियां होती हैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लड़कों को 10 गाली दे लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन लड़कियों से यही बात कह दो तो बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाती हैं। तो कह सकते हैं संवेगात्मक विकास जो होता है वो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। और किशोर अवस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाल अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने अलग लिख लिए हैं। और किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टॉर्म एज कहते हैं किशोर अवस्था को। इसके अलावा बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर बेटा, आपकी जो बालक के विकास में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो किसकी होती है, तो वो तो होती है समाज की। जो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है समाज की। लेकिन अगर आपसे पूछ ली जाए प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है परिवार की। जो प्राथमिक भूमिका जो होती है वो होती है परिवार की। जैसा कि आपने सुना होगा, जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे का प्रथम टीचर कौन होता है, तो जो प्रथम टीचर होता है वो होती है माँ बाप। कौन? पहले तो मदर ही आ जाती है, मदर के बाद फादर। जो मदर फादर होते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं, भाई हमारे पहले टीचर होते हैं, भाई हमारे पहले अध्यापक होते हैं। और जो हमारा विकास है या जो हमारी शिक्षा है, सब कुछ हमारे मम्मी पापा से ही स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्राथमिक भूमिका जो होती है बालक के विकास में, वो किसकी होती है भाई? वो होती है परिवार की, हमारे मम्मी पापा की, दादा दादी की, मम्मी पापा की। सबसे पहले मम्मी पापा, उसके बाद दादा दादी, हमारा पूरी फैमिली आ जाती है उसमें। ठीक है।
उसके बाद सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो सोसाइटी की होती है। किसकी होती है भाई? समाज की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो विकास होता है विकास के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि, तो वृद्धि के अंदर केवल आएगा फिजिकल डेवलपमेंट। क्या आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट वृद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो बाकी फिजिकल, सोशल, मेंटल, कॉग्निटिव, पर्सनालिटी और लैंग्वेज सारे डेवलपमेंट, सारी तरह के डेवलपमेंट जो होते हैं बाल विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं बता दूं, आपका जो टॉपिक था वो इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो हम कर लेंगे इसके एमसीक्यूज, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जो आपका पहला टॉपिक था सीडीपी का पूरा अच्छे से कवर कराया है विथ थ्योरी, और इस थ्योरी की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। पहले तो आपको इस वीडियो को पूरी देखना है, इस क्लास को पूरी देखना है और अच्छे से देखना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और फिर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगी भाई? टेलीग्राम चैनल पे। मैंने बिल्कुल न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है केवल आपके लिए, सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, जो टेलीग्राम लिंक है वो, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।